हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ वीकली करंट कंपाइलेशन पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें होते हैं उनको सैटरडे को शाम को 5 से 6 डिस्कस किया करते हैं। तो अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं इस वीक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनका, तो पेपर पेन के साथ आप बैठे, है ना, ये मेरी गुजारिश है, तभी इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। मतलब कुछ कुछ लिखना भी है आपको साथ साथ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी खबरें हैं जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोशल जस्टिस, ब्यूरोक्रेसी में सोशल जस्टिस के बारे में कहा गया है। जनरली इसमें एक बात है कि भाई सीनियर लेवल पर जो SC कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन, है ना, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो कम देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो कम देखने को मिलता है। उस पर एक पूरी चर्चा है कि क्यों ऐसा है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर उनकी फटकार लगाई है। कहाँ की हाई कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट। और क्या था मामला, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला एडोलेसेंट गर्ल मतलब किशोरियों से जुड़ा हुआ था, जिस पर हाई कोर्ट ने कुछ कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फटकार लगाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं लेटरल एंट्री से जुड़ा हुआ मामला, जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, कि जिसमें स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आने लगी थी कि सर अब तो लेटरल एंट्री आ गया है, अब तो ख़त्म, अब हम लोगों की सीट तो गई। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इकोनॉमी के कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन को लेकर के, महंगाई यानी मुद्रास्फीति को लेकर के कुछ समस्या है, उसको लेकर के कि भाई किस तरीके से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कह रहा है कि नहीं, आप हेडलाइन से कोर की ओर कन्वर्ट हो जाए। तो ये हेडलाइन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पीयूष गोयल आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जितनी तेज़ी से ई-कॉमर्स सेक्टर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जॉब लॉस का एक कारण बनता जा रहा है। इस पर पूरी चर्चा होगी। और ये देख पा रहे हैं आप, एक केस मिला है। आप जानते हैं कि पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, लेकिन उस पर भी एक केस जो मिला है पोलियो का, तो उस पर है कि ये पता चला है कि ये जो केस मिला है ये वैक्सीन डेराइव्ड है ना। वैक्सीन जो दी जाती है बच्चों को, OPV जो दी जाती है, उससे ही जो पोलियो हो जाता है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको देखेंगे। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यहाँ पर क्लियर किया गया है कि एक आरोप लगाया जा रहा था बांग्लादेश की तरफ से कि ये जो बाढ़ आई है इसके पीछे भारत का हाथ है, और भारत ने क्या किया है कि अपना बांध खोल दिया है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टिप्पणी आई है। और फिर इसके अलावा यहाँ पर हम ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, ठीक है, ये एक चीज़ होती है। ये क्या है, इस पर मैं आपके साथ विस्तार में चर्चा करूंगा कि ग्लेशियल लेक किस तरीके से टूट जाती हैं, है ना, और जिसकी वजह से जान माल की हानि होती है। और ये देखिए, ये यहाँ पर अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री की यूक्रेन विजिट हुई है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा है। तो ये इतनी कुछ न्यूज़ है जो मैं आपके साथ देखूंगा, और ये कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको लिख के मुझे आंसर भेजना होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज की बता देता हूं आपको कि देखिए, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसकी शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्लस क्या है। तो प्लस मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है, जिसके तहत अगर आप हमारे टेस्ट में रैंक 1 लेकर के आते हैं तो उस केस में आपको 11,000 रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा बैच का जो फीचर है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि आप अगर प्री पास करते हैं तो ये पूरी फीस जो आपसे ली जा रही है ये आपकी वापस कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। और क्योंकि ये P2I बैच भी है, तो P2I बैच का मतलब हुआ कि सारी प्रिपरेशन, फाउंडेशन, SIP, सक्सेस इन प्री, सक्सेस इन मेंस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और फटाफट 24,999 में जुड़ जाइए इस बैच के साथ। ठीक है, 24,999 में आपको ये मिल जाएगा। और 31 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अब देर आप मत करिए इसमें। चलिए
पहली न्यूज़ की ओर चलते हैं पॉलिटी सेक्शन में, और ये देखिए एंश्योरिंग द सोशल जस्टिस इन द ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए समझिए कि सीनियर लेवल पर देखा जाता है कि सीनियर लेवल पर जब सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं तो सीनियर लेवल पर, ठीक है, सीनियर लेवल पर जब हम ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में जब देखते हैं तो ये देखा जाता है कि प्रतिनिधित्व की कमी देखने को मिल रही है किसकी, SC ST के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो SC ST में प्रतिनिधित्व की कमी, प्रतिनिधित्व की कमी मतलब रिप्रेजेंटेशन है जो वो कम देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि राहुल गांधी, यहाँ आप जानते हैं राहुल गांधी कौन है इस वक्त, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन है जो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया इस चीज़ को लेकर के कि जैसे कि बजट अभी पेश हुआ है, तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट में उन्होंने बताया कि बजट बनाने वाले जो मेन लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही मेनली ये सब काम करते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बजट बना रहे हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें कहा गया कि टॉप लेवल पर हम जब जाकर के देखते हैं तो SC और ST का कोई भी व्यक्ति इस बजट वाले मामले में शामिल नहीं था। OBC की बात करें और माइनॉरिटीज़ की बात करें, OBC और अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक की बात करें तो OBC से एक और अल्पसंख्यक से एक व्यक्ति मौजूद था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक मुद्दा उठा रही है कि भाई ऐसा क्यों कि जो हायर लेवल है, हायर जुडिशरी है, सॉरी हायर ब्यूरोक्रेसी है, जो हायर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा क्यों कि रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व की इतनी ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेनली क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है कि जो भी महत्वपूर्ण सरकारी भूमिकाएं हैं, ठीक है, उसमें जाति आधारित बहिष्कार देखने को मिल रहा है, जाति आधारित बहिष्कार, ठीक है। आप देखिए इस चीज़ ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आप ये बात समझते हैं, महिला का एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई महिला के आरक्षण या महिलाओं को प्रमोट क्यों किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि भाई वो भी हर जगह पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है वो महिलाओं से बेहतर और कोई नहीं उठा सकता, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ पर होगा, प्रतिनिधित्व होगा, तो वो एक बेहतर कदम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए सवाल उठता है आरक्षण पर कि हमने आरक्षण दिया ही क्यों है। तो अगर आप ये देखेंगे कि आरक्षण दिया ही क्यों गया है, हमारे संविधान में जो आरक्षण है वो दिया ही क्यों गया है, हमारे संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसके पीछे का जो मूल कारण है वो है कि सबका समान प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। SC ST है जो उनका भी जो प्रतिनिधित्व है वो उसी लेवल पर होना चाहिए जिसमें दूसरी कैटेगरीज का है, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरीज के समानता को लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है, तो आंसर है कि नहीं, ऐसा सच में हो नहीं पा रहा। आरक्षण दिया है लेकिन फिर भी ये चीज़ कमी देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं कि भाई कारण बताइए, तो कारण क्या है, कारण ये देखा गया कि जो SC ST समुदाय के लोग हैं जो सेलेक्ट होते हैं जब UPSC की तैयारी करते हैं, आपको पता है कि इसमें मतलब आप अगर हम ऊपर की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक की, सेक्रेटरी वगैरह, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुँचते पहुँचते आपको 17-18 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर 17-18 साल लग रहे हैं, ठीक है, 17 से 18 साल मतलब प्रमोशन का जो समय है वो 17 से 18 साल लग जाते हैं आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे पहुँचने में। अब मामला ये है कि जो ये देखा गया है कारण में, तो कारण में ये समझ में आया कि भाई ये लोग लेटर फेज है, जो जीवन का जो आखिरी फेज है उसमें जाकर के सिलेक्शन हो पा रहा है। मतलब एक व्यक्ति है जो SC ST समुदाय से है तो वो जाकर के 30 से 35 की उम्र में जाकर के सिलेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 25 की उम्र में सिलेक्टेड आदमी भी मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति 25 में और एक व्यक्ति 35 में, तो जो व्यक्ति 35 में सेलेक्ट हो रहा है वो उसको उतने प्रमोशंस मिल ही नहीं पाते। तो क्योंकि उसको उतने प्रमोशन ही नहीं मिल पा रहे हैं तो इसकी वजह से वो हायर जुडिशरी यानी कि सीनियर लेवल पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो समझ में आया मुद्दा? तो मुद्दा यहाँ पर रूट कॉज का है, मुद्दा यहाँ पर जड़ में जाने वाली बात है कि ये देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो प्रॉब्लम का स्तर ये है कि भाई आरक्षण जिस वजह से दिया गया था कि सबका बराबर प्रतिनिधित्व रहे, क्या वो पूरा हो पा रहा है? तो उसका आंसर है नहीं हो पा रहा। क्योंकि पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि लेटर फेज में जाकर के सिलेक्शन हो पा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन इन्होंने जो आर्टिकल में बताया गया है
आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक काम ये किया जा सकता है कि हम अपनी पॉलिसी के स्तर पर एक बदलाव करें, और पॉलिसी के स्तर पर अगर हम बदलाव की बात करेंगे तो ये किया जा सकता है कि ये कंप्लीट कर दो कि भाई 35 साल तो नौकरी करनी ही करनी है, 35 साल की नौकरी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 35 में सेलेक्ट हो रहा है तो वो रिटायरमेंट है जो उसका 70 में होगा, ठीक है। तो और कोई 25 में हो रहा है तो वो 60 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो बराबरी ला देगा, ताकि ज़्यादा मौका मिलेगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा नौकरी करने का, है ना। तो क्योंकि जो 35 में सेलेक्ट होगा वो रिटायरमेंट की एज तो आपने 60 ही कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एक सॉल्यूशन के स्तर पर 35 साल की नौकरी फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है। हालांकि इसके नेगेटिव्स अगर आप देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। नेगेटिव में आप ऐसे सोच सकते हैं कि 62 साल की उम्र के बाद अक्सर क्या देखा गया है, जब व्यक्ति 62 का हो जाता है तो फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हेल्थ इश्यूज के बढ़ने के कारण होता क्या है कि वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। तो उतना अच्छा आउटपुट क्योंकि दे नहीं पाएंगे तो फिर होने सिर्फ नाम के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो ये नेगेटिव में भी बात कही जा सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मेनली आपको प्रकरण समझ में आया, प्रकरण है प्रतिनिधित्व का, कि प्रतिनिधित्व की कमी है, ठीक है, जो कि एक सच है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड नंबर की खबर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स द HC सजेशंस गिवन टू द एडोलसेंट गर्ल। इस खबर में क्या है, यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि किशोरियों के लिए हाई कोर्ट ने क्या किया है कि कुछ एक अपनी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फटकार लगाई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सर जुडिशरी में भी कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी आ जाती है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और आप इसको जब क्रिटिसाइज करने को कहे जुडिशरी को तो आप इस तरह की चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है मामला समझा देता हूं मैं पहले आपको। मामला ये है कि हाल ही में अभी क्या हुआ, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का प्रकरण है, और एक बच्ची यानी कि फीमेल और एक मेल, ठीक है। बच्ची है 14 वर्ष की, 14 वर्ष, और मेल है जो वो है 25 वर्ष का, ठीक है। ये इसको मैं बच्ची क्यों कह रहा हूं, इसको मैं बच्ची इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोक्सो एक्ट है जो हमारा, पोक्सो एक्ट के तहत 18 से कम, 18 वर्ष से कम, अगर 18 साल से कोई कम है तो उसको बच्चे की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है ना पोक्सो एक्ट अभी हमने पिछले वीकली कंपाइलेशन में भी चर्चा की थी, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें क्योंकि मेन एक बड़ा चेंज हुआ था, और दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था, वो दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था। और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है कि वहां पर जो ही शब्द लिखा है सेक्शन 3 और 5 में, जो ही शब्द लिखा है, उस ही शब्द को, ही का मतलब क्या, पुरुष से संबंधित होगा ना, ही और शी यूज करते हैं ना हम, तो ही जो लिखा है वहां पर मेनली पुरुष के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर ही को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, व्यक्ति की तरह पढ़ा जाना चाहिए, यहां पर मेल फीमेल की तरह इसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा चेंज था जो आपको पीछे का जो हमारा पुराना वाला वीकली कंपाइलेशन है इससे पिछले वीक का, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला मामले पे आते हैं। तो देखिए पोक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र का है कोई तो उसको बच्चा ट्रीट किया जाता है, और यही यहाँ पर है। तो ये प्रकरण क्या है, प्रकरण में ये है कि इस पुरुष ने इस बच्ची को क्या किया है कि सेक्सुअली एग्रावेट करने की कोशिश की है, जिसमें उसने कहा है, एक तो यौन संबंध बनाने के लिए कहा, यौन संबंध है ना, यौन संबंध, दूसरी चीज यहां पर यह है कि शादी, और तीसरी चीज संतान उत्पत्ति, ठीक है। ये चीज यहां पर कही गई। तो यानी कि ये मामला बन रहा है सेक्सुअल अग्रावेशन का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, ये मामला यहां पर बन रहा है। अब बात यह है कि जो टिप्पणी आई है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, वो ये है कि किशोरियों को अपनी सेक्सुअल अर्जिस को रोकना होगा। क्या, किशोरियों के लिए कहा हाईकोर्ट ने कि किशोरियों को अपनी सेक्सुअल अर्ज, ये अपनी मतलब जो सेक्सुअल नीड्स है, सेक्सुअल अर्ज है ना, उसको रोकना होगा, ठीक है। तो ये एक टिप्पणी थी जो कि
ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये तो अभी छोटी बच्ची है, तो इसको लेकर के इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनकी फटकार लगाई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये सब मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसमें ये भी है कि मतलब बच्चों को ये बात की समझ नहीं होती, तो जब भी ऐसा कुछ मामला आता है तो यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। तो उस बच्चे को जब हेल्प की ज़रूरत है तो मदद के लिए उन्होंने कहा कि एक समिति बनाने की ज़रूरत है। 3 मेंबर की समिति होनी चाहिए जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हो, और इसके अलावा सोशल साइंटिस्ट भी मौजूद हो, है ना, कोई सामाजिक वेलफेयर करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, सामाजिक आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, सोशल एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जब भी आपको कभी क्रिटिसाइज करने का मौका मिले कि आपको जुडिशरी को क्रिटिसाइज करवाया जाए, ठीक है, तो आप उस आंसर में इस तरह के एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को लेकर के है क्या है कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा लेटरल एंट्री वाला मामला, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्योंकि किस आईएएस की ही तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुद को भी यहाँ पर जुड़ा हुआ महसूस करते होंगे। तो क्या है पूरा मामला, लेटरल एंट्री क्या है, इसको अडॉप्ट किया गया, नहीं किया गया, वापस लिया गया, क्या है पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेटरल एंट्री मतलब अभी मैं सिंपल बोलूँ आईएएस को लेकर के हम समझते हैं इसको, ठीक है, आप लोग भी इसमें तैयारी कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का मतलब एक शब्द में होता है सीधी भर्ती। ठीक है, लेटरल एंट्री इसको आप मतलब सीधी भर्ती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट एंट्री से आप लिख लीजिए, इसको ज्यादा आसान रहेगा। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि ये जो आपका पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आप करते हैं आईएएस की तैयारी, है ना, कई साल आपको लग जाते हैं और तैयारी करते करते फिर जाकर के इस पर एंट्री मिलती है, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग मिलती है एज ए आईएएस, और फिर उसके बाद आप बनते हैं सेक्रेटरी के बाद फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी के बाद तब जाकर के आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। फिर मतलब यही प्रोसेस आपका रहता है। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी तक का अभी मैंने आपको बताया कि 17 से 18 साल इसमें लगते हैं। अब 17-18 साल आपको यहाँ पर पहुँचने में लग रहे हैं, और कोई व्यक्ति है जो उसको ये मौका दिया जा रहा है कि वो डायरेक्टली पीछे से अपनी एंट्री मतलब लेटरल बाद में अपनी एंट्री करवा सकता है, और डायरेक्टली वो इसी पोजीशन पे आकर के बैठ सकता है, मतलब इन किसी भी पोजीशन में आकर के वो बैठ सकता है। तो जहाँ आप इतनी मशक्कत करके वहाँ तक पहुँचेंगे और कोई व्यक्ति है जो वो डायरेक्टली यहाँ से बैठ सकता है, बशर्ते इसके पास क्या होना चाहिए, बशर्ते जो मतलब एक तो रिक्रूटमेंट निकला हो, है ना, भर्ती निकली हो जिसमें कि वैकेंसी होनी चाहिए। तो एक तो सबसे बेसिक बात है कि वैकेंसी होनी चाहिए, और वैकेंसी होने के बाद अलावा दूसरी कि इसने वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो नीड है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन के अलावा इस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए जितने की डिमांड है। ठीक है, तो अब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मतलब किस क्षेत्र में एक्सपीरियंस की बात करें, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, स्टेट सर्विस में आया हो, राज्य सर्विसेज में आया हो कोई, ठीक है, यूटी में किसी ने नौकरी की हो, उसके अलावा आप मान लीजिए कि किसी ने पीएसयूज में नौकरी की हो, किसी ने कहीं पर भी नौकरी की, आप इवन प्राइवेट सेक्टर भी मान सकते हैं कि किसी ने भी कहीं पर भी नौकरी की हो, बशर्ते उसके पास उतने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए जितने वर्ष की डिमांड है उस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए कि वित्त मंत्रालय ने वैकेंसी निकाली कि मुझे एक ऐसी पोस्ट की जरूरत है जो एक्सट्रीम समझदार हो और मतलब एक्सपीरियंस हो, उसको मान लीजिए कि 15 साल का एक्सपीरियंस हो, और वो इस पोस्ट पे काम कर चुका हो, और हम उसको डायरेक्टली ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट करेंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय में कि ये एक डिमांड है। ठीक है, एक पोस्ट की वहाँ पर डिमांड है। इसी तरीके से कोयला मंत्रालय की डिमांड हो सकती है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की डिमांड हो सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पर्यावरण के साथ अपना इतने लंबा समय बिताया हो, उसकी ऐसे की ज़रूरत है ताकि नियम बनाया जा सके। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर वो क्या ढूंढ रहे हैं, बेस्ट टैलेंट ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, बेस्ट टैलेंट। ठीक है, बेस्ट टैलेंट।
अब बेस्ट टैलेंट की बात हो रही है तो आप कहेंगे कि सर हम बेस्ट टैलेंट नहीं बनेंगे क्या इतने लंबे समय में? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक एक्सपर्ट की वहाँ पर ज़रूरत होती है, और जब एक्सपर्ट की जब ज़रूरत होती है और उस एक्सपर्ट की वहाँ पर कमी महसूस हो रही होती है, तो मंत्रालय इस तरह की चीज़ें कर सकता है, ठीक है, करता है। आपका एक जो बड़ा क्वेश्चन है जो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अब तो लेटरल एंट्री आ गया, हमारा पत्ता साफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, पहले भी होता रहता था। पहले भी आप एग्जाम्पल में मोंटेक सिंह आलूवालिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, मोंटेक सिंह आलूवालिया, आप मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सब क्या है कि लेटरल एंट्री के थ्रू ही आए थे, ठीक है। तो लेटरल एंट्री के थ्रू इन लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर मतलब सेक्रेटरीज की, जैसे मनमोहन सिंह सेक्रेटरी की पोजीशन पे डायरेक्टली रिक्रूट हुए, ठीक है। तो वो लेटरल एंट्री में, तो वैसा कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे कि भाई कब से फॉर्मली ये सब चीज़ें लागू होने लगी, तो आप कह सकते हैं कि सर 2017 के बाद नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया था, 2017 के बाद, है ना, नीति आयोग ने रिकमेंड किया, नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने जब रिकमेंड किया तो उन्होंने उसके बाद से चीज़ें क्या है कि फॉर्मल हो गए, और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि हमें मीडियम और मिडिल और सीनियर सेक्टर में, मिडिल और सीनियर में पोजीशन पर हमें कुछ लोगों को बाहर से लिया जाना चाहिए, मतलब लेटरल एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सजेशन था, उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें क्या है, बड़ी फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं, जो वर्तमान में अभी वैकेंसी के बारे में बात हुई थी, अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या कहा गया था कि 3 साल के लिए ज़रूरत है ना, 3 साल के लिए ज़रूरत है। अगर बेहतर लगी इनकी सेवा तो हम 5 साल तक इनकी सेवा बढ़ा लेंगे, वरना फिर वापस ये अपनी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मामला समझ में आया कि क्या है? मामला यही है कि लेटरल एंट्री में बेस्ट टैलेंट की खोज में सरकार ऐसा करती है, ठीक है, सरकार ऐसा करती है। अगर मैं अभी तक की बात करूं कि पिछले 5 सालों में कितने रिक्रूटमेंट किए सरकार ने, तो 63 रिक्रूटमेंट अभी तक किए हैं पिछले 5 सालों में, ठीक है। तो पिछले 5 सालों में 63, तो आप ऑन एन एवरेज लगाएंगे तो कह सकते हैं कि सर साल भर में लगभग 12 लोगों को अपॉइंट किया गया, ठीक है, 12 लोगों को अपॉइंट किया गया। तो अगर साल भर में 12 लोगों को अपॉइंट किया गया और मंत्रालय आप गिनेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि सर एक आध मंत्रालय में एक आध पोस्ट निकलती है कोई, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है, तो इससे ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। अब एक और मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपने जब ये सुना होगा तो इस प्रकरण में जो अपोज किया, तो अपोजिशन में ये हुआ कि भाई रिजर्वेशन है जो वो खत्म कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि रिजर्वेशन ना देना पड़े, तो ये कर रहे हैं। तो अब रिजर्वेशन वाला क्या मामला है, तो इसमें कोटा क्यों नहीं मिलता, है ना, इसमें जो कोटा है, कोटा क्यों नहीं होता, रिजर्वेशन का जैसा कॉन्सेप्ट इसमें क्यों नहीं है, रिजर्वेशन जैसा इसमें कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई लॉट नहीं होता। भाई रिजर्वेशन आप कहाँ पर दोगे, रिजर्वेशन हम यहाँ पर तलाश क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर तलाश कर रहे हैं बेस्ट टैलेंट की, ठीक है। अब बेस्ट टैलेंट की अगर हम तलाश करते हैं और वहाँ पर वैकेंसी है एक, इस एक पोस्ट पर हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए, मान लीजिए कि हमें वित्त मंत्रालय में चाहिए, वित्त मंत्रालय में हमें कोई एक चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं ये पोस्ट ओबीसी से ही भरी जानी चाहिए या एससी से भरी जानी चाहिए या किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से भरी जानी चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने एक बार लगा दिया कि काबिलियता किसमें आपको ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ एससी में ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ एसटी में। जबकि यहाँ पर हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए, वो कहीं से भी हो सकता है वो एससी से हो सकता है वो एसटी से हो सकता है वो ओबीसी से हो, और हो सकता है वो जनरल से हो, ठीक है। तो कहीं से भी ये हो सकता है। और कोटा की जो हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन के लिए मिनिमम कम से कम 3 वैकेंसी होना जरूरी है। अगर 3 वैकेंसी होंगी तभी ये चीज हो सकती है, रिजर्वेशन जैसी चीज हो सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है, हालांकि ज्यादा दबाव था तो जिसकी वजह से सरकार ने इसको वापस ले लिया है, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि चर्चा में रहा है तो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, चर्चा में रहा है तो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो मेनली क्या है कि फेवर में, अगर मैं आपसे कहूं कि फेवर में बताइए इसके, है ना, फेवर में हम कुछ बात करें इसके, यानी कि पॉजिटिव बात करें कि सही है या गलत है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर देखिए, एक तो बेस्ट टैलेंट की बात कर रहे हैं, है ना, सबसे उत्तम, ठीक है, उत्तम टैलेंट की बात कर रहे हैं, बेस्ट टैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए ही बाहर से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उस
केस में ऐसा हो सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ पॉजिटिव है, यहाँ से हमें बेस्ट टैलेंट मिल रहा है। प्लस दूसरी बात, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है, क्योंकि देखिए आपकी जो नौकरी है वो कैसी है, वो एक जर्नलिस्ट है। आपके लिए क्या कहा गया है, आप 21 साल की उम्र होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा तो कहा नहीं गया कि आप IIT से होने चाहिए हो या आपके 90% मार्क्स होने चाहिए, ये सब तो कुछ कहा नहीं गया। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब 33% मार्क्स लाइए और IAS बन जाइए, यही तो कहा गया है। तो आप हुए जर्नलिस्ट। अब यहाँ बात हो रही है एक स्पेशलिस्ट की। मान लीजिए कि कभी ऐसी ज़रूरत होती है, आप ऐसे समझो कि आप हो IAS, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि आप IAS हो और आपको साइबर थ्रेट का कुछ आया, है ना, कोई साइबर खतरा हुआ, साइबर हमला हुआ आपके क्षेत्र में, तो आप क्या करोगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओगे ना जो इसमें माहिर है ना। आप बोलोगे टीम को जल्दी से कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो इसको हैक करे और ठीक करे सिस्टम को जल्दी से, ऐसा ही तो करोगे ना। तो यानी कि आप खुद भी वही काम कर रहे हो, बेस्ट टैलेंट को ही अपने जिले से जो बेस्ट टैलेंट है उसको लेकर के आते हो और उससे कहते हो कि भाई इसको ठीक करे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, मान लीजिए कि आयुष मंत्रालय में ज़रूरत है ना, आयुष मंत्रालय में ज़रूरत है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस चीज़ में महारत हासिल कर रखी हो मेडिसिन के क्षेत्र में, वही यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा वायरस वगैरह आ गया है जो हमें आयुर्वेदिक दवा की ज़रूरत है, तो वही हेल्प कर सकता है ना। तो इसलिए ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो वो निकाली जा सकती है, निकाली जानी चाहिए। इसके अलावा कई बार यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो वर्क कल्चर है, ठीक है, तो वर्क अगर, क्योंकि यह व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर का है मान लीजिए, तो जो लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही, ठीक है, लाल फीताशाही है, उसको भी कम करेगा। क्योंकि जो लाल फीताशाही की प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, लाल फीताशाही की प्रॉब्लम है जो सरकारी तंत्र में बहुत ज़्यादा है, तो वो जो प्राइवेट में ऐसा नहीं है। तो अगर ये ऐसा व्यक्ति होगा जो वर्क कल्चर की अगर हम बात करें, हालांकि ये वर्क कल्चर वाली बात है जो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लाल फीताशाही लिखते हैं तो दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि लाल फीताशाही की जो प्रॉब्लम है कि मतलब रख गई हैं फाइलें, सालों साल काम ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ है जो अगर ऐसा व्यक्ति उसमें होगा, अपर ब्यूरोक्रेसी में होगा, तो ये क्या कर सकता है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, सिंप्लीफाई कर लेगा चीज़ों को, क्या है, आसान कर देगा। ठीक है, आसान तरीके से चलने लगेंगी। आप कह सकते हैं कि हाँ सर, जो यहाँ पर जो लाल फीताशाही की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि उसने काम है जो वो अपना इस तरीके से किया है कि फटाफट चीज़ें हो। तो इस तरह के अगर नियम होंगे, जो आज हमारे यहाँ पर एक केस आता है और उसको साल भर लग जाता है ख़त्म होने में, तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो पाएंगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं। कई बार यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि गैप फिल करने वाली बात है ना, कि गैप आ गया है ना, कोई ऐसी पोस्ट पर आने के लिए मतलब खाली पड़ी है, वो पोस्ट है ही नहीं कोई, तो भी हम बाहर से भर लेते हैं। तो गैप फिल करना, हालांकि ये बेकार का पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि ये इसलिए, क्योंकि देखिए गैप फिल करने वाली बात जो कही जा रही है कि ये भी तो एक पॉजिटिव हुआ, तो गैप अगर गैप हो ही क्यों रहा है, तो गैप तो होना ही नहीं चाहिए। आप ये बात कह सकते हैं कि हमें एक स्पेशलिस्ट की कमी है इस जगह पर, इसलिए हम ला रहे हैं। ठीक है, बेस्ट टैलेंट हमें चाहिए इसलिए हम ला रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी रुचि ही नहीं है, जिसने एग्जाम ही नहीं दिया यूपीएससी का, और उसने महारत हासिल कर ली है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और अगर उसके पास सच में टैलेंट है और बाद में वो कहता है कि मैं सरकार को अपनी सेवाएं देने को राजी हूं, तो क्यों नहीं उसको अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन गैप फिल करने जैसा नहीं होना चाहिए। आप वैकेंसी ज़्यादा निकालिए, गैप पहले ही फिल कर लीजिए, है ना। गैप इसलिए ही तो है क्योंकि आपने शुरुआत में वैकेंसी कम निकाली है, तो गैप फिल करिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉजिटिव में कही जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं, तो नेगेटिव्स में जो अभी हमने देखो कोटा को लेकर के कहा, और हमने अभी एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें कि सीनियर लेवल पर ब्यूरोक्रेसी की कमी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि सर सोशल जस्टिस, है ना, सामाजिक न्याय की कमी इसको अगर ऐसा व्यक्ति बाहर से आता है, ठीक है, तो आप क्या है कि जैसे हम यहाँ पर डिमांड भी उठ रही है कि रिजर्वेशन के खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की कमी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो लिख सकते हैं वो वही वर्क कल्चर वाला लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लाल फीताशाही वाली बात कही, तो वर्क कल्चर की को लेकर के कि भाई कार्यशैली अगर हम कार्यशैली की बात करें, तो कार्यशैली वर्क कल्चर में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये व्यक्ति जो आ रहा है इसको पता है कि 5 साल बाद मुझे जाना ही जाना है, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, मैं कुछ ऐसे नियम बनाऊं जो 5 साल बाद मेरी ही कंपनी को फायदा करें,
भाई मैं जिस फील्ड से काम करता हूँ उसी फील्ड में अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में चला गया और नेशनल स्तर पर मैंने कोई ऐसी स्कीम बना दी जो मुझे ही बाद में मेरी कंपनी को फायदा करे, तो ये बिल्कुल चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना। अपने जो काम करना है, काम करने में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इस बात पे कि भाई मैं अपनी फायदा देखूंगा या फिर जनता का फायदा देखूंगा, है ना। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग की कमी, ट्रेनिंग की कमी, ट्रेनिंग की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग की कमी का मतलब है यहाँ पर कि ये व्यक्ति इतना ट्रेंड नहीं है जितना आप ट्रेंड होंगे। आप क्या है कि पूरा जिस दिन से आपने तैयारी में आए उस दिन से यही सब सोच रहे हैं, उसके बाद फिर आपने ट्रेनिंग करी है, आपको एक कल्चर पता है कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ये इतना ट्रेंड नहीं है ना। ये क्या है कि एक बाहरी कल्चर का आया हुआ व्यक्ति है जिसको रमने में ही इतना समय लग जाएगा जब तक इसका आधा कार्यकाल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमिटमेंट की कमी भी हो सकती है ना, कमिटमेंट की कमी। भाई मैं किसी चीज़ के लिए, ये वही वाली बात होगी कि क्योंकि ट्रेंड है तो कमिटमेंट है, ठीक है। तो कमिटमेंट की कमी हो सकती है, कमिटमेंट, कमिटमेंट की कमी, कमिटमेंट की कमी, क्योंकि इसको ये बात पता है कि मैं 5 साल के लिए हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, 5 साल बाद तो मुझे जाना ही जाना है, तो मैं काहे के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब एक बार एंट्री हो गई तो उसके बाद 3 साल तो कम से कम मैं रहूँगा ही रहूँगा। तो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो नेगेटिव में आनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पर स्टार जरूर लगाइएगा, कि इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है। तो पारदर्शिता की कमी, पारदर्शिता की कमी, क्योंकि समझिए इस चीज को, पारदर्शिता, इस पर बहुत सवाल हैं। और ये पारदर्शिता वाला जो मामला है वो इसलिए भी क्योंकि आप बाहर से किसी व्यक्ति को ला रहे हो। अब इसकी क्या गारंटी है कि बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है वो किसी नेता का कोई रिश्तेदार होगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वैकेंसी आई है और क्योंकि डायरेक्ट सीधे सिर्फ इंटरव्यू होना है और पूरी सेटिंग कर ली जाए और उसके बाद सीधे बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नेता का ही रिश्तेदार है ना, और वो डायरेक्ट एंट्री हो जाए उसकी, तो पारदर्शिता की, क्योंकि कोई एग्जाम तो आप ले नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हो और इंटरव्यू के बेसिस पर डिसाइड कर देते हो। तो यहाँ पर जो इस चीज़ को आप, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें इंटरव्यू लाइव दिखाया जाए तो वो भी दिखा दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए कि आप ऐसा सोच कहते हैं तो भी आप इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या ऐसा तो नहीं कहीं कि अपर ब्यूरोक्रेसी में सरकार ये चाह रही हो कि हमारे ही लोग आ जाएं, तो अपने ही लोगों को लाने के लिए वो ये प्रोसेस है जो वो अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं काफ़ी विरोध हुआ और विरोध के तहत सरकार को ये वापस लेना पड़ा। सरकार ने अभी होल्ड पे रख लिया है कि अभी ज़रूरत नहीं है, जितना विरोध हो रहा है उसके हिसाब से इसको होल्ड पे करना चाहिए, ठीक है। चलिए इकोनॉमी में आते हैं, और इकोनॉमी में द एसेंस ऑफ द इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या है कि, तो देखो इन्फ्लेशन को लेकर के आप समझिए कि अगर मैं आरबीआई को के बारे में आपसे पूछूं कि आरबीआई का मेन काम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर आरबीआई का जो मेन काम है वो है मुद्रास्फीति, यानी कि जो महंगाई है, महंगाई, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी आर्थिक विकास है, हमारा जो आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास है उसको बढ़ाना, ठीक है। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जो आरबीआई के मेन कामों में आती हैं। इन मेन कामों की अगर बात करें तो देखिए महंगाई वाला जो पार्ट है, महंगाई वाला पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये दो चीजें हैं जो मतलब इनको अलग अलग नहीं कर सकते, है ना, कि आरबीआई की ये वाली ज़्यादा जिम्मेदारी है, कम जिम्मेदारी, आरबीआई की ही दोनों जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आपसे मैं अगर फिर भी पूछूं कि इनमें वरीयता पूछ रही है कि कभी आरबीआई को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसको चुनेगी, तो आरबीआई को यहाँ पर इस पर वरीयता ज़्यादा देनी होगी। क्यों? क्योंकि महंगाई का मामला सीधे किसके साथ जुड़ा हुआ है, गरीब के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गरीब की बेसिक नीड्स के साथ जुड़ा है, दैनिक जीवन के साथ जुड़ा है। और अगर महंगाई बढ़ गई तो ये इसके तो खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसके खाने के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एक मतलब जीवन के साथ, दैनिक चीज़ों के साथ चीज़ें जुड़ी हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा है। चर्चा क्या है कि देखो महंगाई को लेकर के ये चीज़ आरबीआई ने फिक्स की हुई है कि महंगाई का हम दायरा क्या रखेंगे, 4% ±2, ठीक है, ±2। मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जा सकता है। इस बीच में ही रहेगी महंगाई, है ना, 2%
4%, 6%, ठीक है। तो ये हमने एक अपना फिट कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि इससे हमें ज़्यादा या इससे कम हमें नहीं जाने देना है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई को हर चीज़ का ध्यान देना होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन की। सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब जिस पर हम टैक्स देते हैं, मतलब हर एक चीज़, पेट्रोल, डीजल, आपका खाना, फूड, फ्यूल, हर एक चीज़ पर हम जिस पर टैक्स दे रहे हैं, मतलब वो चीज़, उस पर बात हो रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बात हो रही है, ठीक है। अब आगे समझिए, मेनली बात यह है कि एक चीज़ होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर है बात, ठीक है। तो अभी जनरली महंगाई को लेकर के आप जानते हैं कि महंगाई जब बढ़ रही होती है तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, ठीक है। जब महंगाई ज़्यादा हो रही होती है तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं, और वो हथियार के नाम क्या है? हथियार के नाम है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रेपो, रिजर्व रेपो, सीआरआर, एसएलआर, है ना। आप ये बात समझते हैं कि ये कुछ रेट्स हैं जिनको आरबीआई क्या कर देता है। आरबीआई को अगर महंगाई को कम करना है तो सिंपल फंडा होता है आरबीआई का कि महंगाई को कम करना है तो मार्केट से मनी सप्लाई को खींच लो, है ना। मनी सप्लाई को कम कर दो, मनी सप्लाई को कम कर देगी आरबीआई तो अपने आप ही महंगाई है जो वो कम हो जाती। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक। तो ये एक बड़ा मेजर टूल होता है। अब आगे चलते हैं, और मैंने जैसा अभी आपको बताया कि एक चीज़ होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अभी आरबीआई है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में डील करता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है। हेडलाइन को हेडलाइन ही लिखिएगा हिंदी में भी। हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? हेडलाइन इन्फ्लेशन से है कि इसमें हर एक चीज़ शामिल हो जाएगी, है ना। हर एक चीज़ आपकी शामिल हो जाएगी, खाद्य पदार्थ, या आप कह सकते हैं कि यातायात, है ना, फूड, फ्यूल। इसके अलावा आप कोई भी सामान खरीदते हैं वो, है ना, एटसेट्रा लिख लेते हैं, सब चीज़ इसमें शामिल होगी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया? इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि अभी एक शिफ्ट करने की ज़रूरत है आरबीआई को, और आरबीआई को जो शिफ्ट करने की ज़रूरत है वो क्या है कि हेडलाइन से आरबीआई को कोर की तरफ जाना चाहिए, कोर इन्फ्लेशन की तरफ। तो कोर मुद्रास्फीति आपको पता होना चाहिए। तो कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में सब कुछ आता है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति है जो उसमें फूड और फ्यूल नहीं शामिल होता, ठीक है। फूड और फ्यूल। अब आप आ जाइए मेन पॉइंट पर। देखो, फूड और फ्यूल, तो ये तो देखो सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप भी समझ पा रहे होंगे क्यों। क्योंकि फूड और फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो फूड और फ्यूल एक ऐसी चीज़ है कि गरीब के लिए ये बेसिक नीड होती है। हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है कि आपकी सैलरी का ये 10% होता हो, लेकिन कोई व्यक्ति, भारत में ऐसे व्यक्ति यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनकी सैलरी का 70 से 80% किस पर जा रहा है? 70 से 80% क्या है कि खाने पर और यातायात पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरा खाना, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं कि अगर इस पर महंगाई को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ की महंगाई हमारे यहाँ पर क्या है कि सही है, कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन खाद्य पदार्थ की को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ की महंगाई, जो खाने की चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं ना। आप जाइए, नॉर्मली एग्जाम्पल लेना हो तो आप 100 रुपये का नोट लेकर के सब्जी खरीदने जाइए, है ना। आपको महसूस होगा कि जब छोटे थे तब कितना मिलता था और अब एक या दो सब्जी, 3 सब्जी से ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ है जो वो, उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो कोर इन्फ्लेशन की बात है, तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये क्या है कि गरीब आदमी के साथ जुड़ी है और उसकी 70 से 80% जो सैलरी है उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर इससे आप कोर में आ गए, हेडलाइन से आप कोर में आ गए, तो आरबीआई फिर इन पर ध्यान ही नहीं देगा। तो आरबीआई आज जो अपनी पॉलिसीज बनाता है उस पॉलिसीज में वो शिफ्ट कर देगा। उसको क्या फर्क पड़ता है? तो वो तो बस महंगाई को कंट्रोल करने पर फोकस करेगा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि इधर खाद्य पदार्थ बढ़ रहे हैं या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इस चीज़ को नेगेटिव किया जा रहा है, इस चीज़ की वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि मनी सप्लाई को कम करके ये जो रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसमें एक बड़ा मेजर पोर्शन इनका भी होता है जो कि एक बेसिक नीड की बात करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आप इस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। भारत की यहाँ पर देखिए, टारगेटिंग द कोर इन्फ्लेशन,
है ना। फोकस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अच्छा ये भी एक पॉइंट, एक पार्ट इसमें कहा जा रहा है। मतलब देखिए जो राइटर हैं, राइटर आरबीआई की दो चीज़ों से, मतलब इस एक तो इस चीज़ का के अगेंस्ट में है कि हेडलाइन से कोर में नहीं जाना चाहिए। दूसरा है वो कि एक बात और भी कह रहे हैं, वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई की अपनी खुद की पॉलिसीज़ में क्या है, डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी ऐसे कि देखो मैंने जो आपको बताया कि आप क्या करते हो कि मनी सप्लाई को कम कर देते हो, ठीक है, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम कर देते हो। अब मनी सप्लाई को कम किया आपने, तो यानी कि कोई बिजनेसमैन है जो वो मान लीजिए कि आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया, तो यानी कि आपने इनडायरेक्टली क्या किया कि ब्याज बढ़ा दिए, ठीक है, ब्याज बढ़ गए। भाई मनी सप्लाई कम कैसे करा है आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, आप रेपो रेट बढ़ा देंगे तो जब कोई बैंक है जो वो जाएगा कि हमें पैसा दे दो आरबीआई के पास, तो आरबीआई कहेगा कि हम महंगे ब्याज पे देंगे। तो अगर आरबीआई अगर महंगे ब्याज पर देगा, महंगे इंटरेस्ट पे देगा, तो आगे बैंक भी लोगों को महंगे पे देगी, है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, तो ब्याज आपने बढ़ा दिया इनडायरेक्टली। तो जैसे ही आपने ब्याज को बढ़ाया तो ये बिजनेसमैन जो था ये जाएगा बैंक के पास। भाई कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई भी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई भी दुकान चला रहा है, तो उसको ब्याज लेना ही पड़ता है, उसको लोन लेना ही पड़ता है। तो जब लोन लेने के लिए जाएगा तो इसको महंगे दामों पर मिलेगा, और महंगे दामों पर मिलेगा तो ये बिजनेसमैन अगर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, इसको अगर महंगे ब्याज पर मिलेगा तो ये जो अपना प्रोडक्ट निकाल के लेकर के आएगा, प्रोडक्ट होगा जो, वो भी तो महंगा होगा, है ना, तो वो भी तो महंगा होगा, ठीक है। तो एक तरफ सरकार का काम है कि फूड को और इसको ना बढ़ने देना, कम से कम इन दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना कि इनकी महंगाई को ना बढ़ने देना, है ना, आरबीआई का एक तरफ काम है। और एक तरफ जैसे ही आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज को बढ़ाते हो तो ये इनडायरेक्टली बढ़ ही जाते हैं। आप एक तरफ से खुद ही कम कर रहे हो और दूसरी तरफ से इसको बढ़ा रहे हो। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है इस आर्टिकल में। दो मेजर मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं, ठीक है, फूड प्राइस एंड द इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल है काफी, इसका आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो रैपिड ई कॉमर्स ग्रोथ कुड हिट द मिलियंस ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड जॉब। देखो क्या है यहाँ पर, ई कॉमर्स को लेकर के कहा जा रहा है। ई कॉमर्स समझते हैं आप लोग, ई कॉमर्स का मतलब है जो आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो ये जो ई कॉमर्स है, इसके पास क्या, एक रिपोर्ट आई थी, बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ई कॉमर्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो, ठीक है, अच्छा ग्रो कर रहा है। और क्योंकि भारत में अच्छा ग्रो कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है और भारत को ये विकास की तरफ लेकर के जाएगा। पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो उनकी तरफ से आया कि ये जो ई कॉमर्स की ग्रोथ है, ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है, ये जो विकास हो रहा है इतना ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि हमारे यहाँ के जो ये क्या है, जाइंट, ठीक है, जाइंट है बहुत बड़े, और जाइंट होने के, जाइंट मतलब ये मान लीजिए कि बहुत बड़े एक राक्षस हैं जो क्या कर रहे हैं, नौकरियों को खा रहे हैं, नौकरी को खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बात यह है कि ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म का जो यूज हुआ है, जो यहाँ पर एक शब्दावली यहाँ पर जो यूज की गई है, वो क्या है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी। क्या है भाई ये प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी, है ना। प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी मतलब हिंसक मूल्य निर्धारण, ठीक है। इसको समझ लीजिए, देखिए, है ना, इसको समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि अलग से भी पूछा जा सकता है, सीधे आपसे प्री मेंस कहीं पर भी पूछा जा सकता है, प्री में तो डायरेक्टली आ जाता है। देखो इसको समझने के लिए आप जियो का एग्जाम्पल लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जब जियो आया तो उसने क्या किया, उसने सब फ्री कर दिया, और जैसे ही सब फ्री किया तो उसने सारा मार्केट समाप्त कर दिया, है ना। जो मार्केट था पहले कितनी सी में, आइडिया हुआ करता था, एयरटेल हुआ करता था, वोडाफोन हुआ करता था, मतलब डोकोमो मतलब कई सारे हुआ करते थे, रिलायंस अलग से हुआ करता था। तो वो सब क्या है कि उसने, जियो ने आकर के सबको अपने अंदर समा। अब क्या है, ये ऐसे बड़े जाइंट हैं जिनकी क्या है कि तरीका ही यही है, ऑपरेट करने का तरीका क्या है कि हम मार्केट में क्या करेंगे, 10-20 हज़ार करोड़ रुपया डाल देंगे और भूल जाएंगे कि हमारा कुछ फ़ायदा भी हमें इससे कमाना है। तो इतना पैसा डाल देंगे, 10-20 हज़ार करोड़ रुपया,
और फिर उसके बाद जब इतना पैसा डालने के बाद हम सबको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। भाई सबने क्या किया, जियो की सिम खरीदी, है ना, सबने जियो की सिम खरीदी। क्यों? क्योंकि फ्री में डेटा पैक चल रहा था। तब तो पहले रिचार्ज कराना पड़ता था, अब डेटा फ्री हो गया। अब डेटा जब फ्री हो गया तो सब वो सिम यूज़ करेंगे ही करेंगे। कॉलिंग फ्री हो गई, तो एक तरह से सब कुछ फ्री हो गया और फ्री के चक्कर में सबने इसको अपना लिया। ये बात तो सच है कि सबके पास 2 सिम हो गई थी। अब एक उनकी मेन वाली जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और एक ये भी एक एक्स्ट्रा सिम हो गई थी, क्योंकि सबको लग रहा था कुछ दिनों बाद चेंज कर लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुई, वो मेन वाली चेंज हो गई, ये वाली चलती रही, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इनकी जो पॉलिसी थी वो ऐसी ही थी। तो यही काम ये ई कॉमर्स में हो रहा है। जो अमेजॉन हो गया, अमेजॉन को ले लीजिए एग्जाम्पल में, है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी ले लें। तो अब अमेजॉन है, वो आया और उसने क्या किया कि जितने भी छोटे मार्केट थे, छोटे दुकानदार थे, उनको सबको खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया कि अपने यहाँ पर छूट दे दे करके, है ना, 50% ऑफ। अब इससे ये नुकसान कौन झेल रहा है? अमेजॉन वाला झेल रहा है। क्यों? क्योंकि उस नुकसान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज वो जो नुकसान है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऐसे करके। भाई आपको कोई चीज़ 1000 रुपये में मार्केट में खरीद रहा है, भाई आप ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति, आप 100 रुपए की चीज़ है, ठीक है, आप मार्केट में गए लेने के लिए, तो आपको कोई या तो हो सकता है 90 रुपए में दे देगा और कोई हो सकता है 120 में देगा, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए जो 100 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में दे रहा है, तो आप किससे लोगे? 10 रुपए वाले से ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये जो 10 रुपए वाला व्यक्ति है, इस वक्त ये कर क्या रहा है? ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वक्त ये इसको और इसको दोनों को मार रहा है बस, कि तुम हटो पहले रास्ते से। जब तुम हट जाओगे रास्ते से, तो फिर मैं इसी 100 रुपए की चीज़ को 500 में बेचूंगा और किसी के पास कोई चॉइस नहीं होगी और सब मुझसे ही खरीदेंगे, ठीक है। और फिर ये चल, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी, इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जॉब्स किस तरह से खत्म हो रही है। तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है। तो एक पॉइंट तो प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी का है। दूसरी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, एक तो ये हो गया, दूसरी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनका जो ऑपरेट करने का तरीका है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब बिजनेस मॉडल को लेकर के एक बड़ा सवाल है। बिजनेस मॉडल देखो, समझो इसको। बिजनेस मॉडल को आप ऐसे समझिए कि अमेजॉन वाले को पता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, उसके ही प्लेटफॉर्म से बिक रहा है। तो उसको पता है कि कपड़ा बिक रहा है सबसे ज़्यादा, मान लो, है ना। उसको पता है कि कपड़े की बहुत डिमांड है लोगों में, है ना, स्टाइलिश चीज़ें लोग बहुत खरीद रहे हैं और कपड़े का अपने आप में एक बड़ा मार्केट बना हुआ है। उसको पता है कि लोग ग्रॉसरी भी बहुत खरीद रहे हैं, ठीक है, ग्रॉसरी खरीद रहे हैं, मतलब सामान खरीदते हैं डायरेक्टली, जो ये डेली यूज़ वाला जो सामान है वो खरीदते हैं, किराने का सामान। तो किराने का सामान खरीद रहे हैं, कि कपड़ा खरीद रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब कुछ है ना, कुछ लिखा नहीं है इसमें, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ बस। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हैं, मोबाइल खूब खरीदते हैं लोग, है ना। अब उसको ये बात पता चल गई है, ठीक है। अब उसको ये भी पता चल गई है कि कपड़ा खरीद रहे हैं तो लोग क्या पैसे को ज़्यादा देख रहे हैं कि ब्रांड को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। ग्रॉसरी खरीद रहे हैं तो क्या क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहे हैं तो क्या क्या देख करके। तो कौन सा एक पर्टिकुलर फीचर है जो सबसे ज़्यादा, कौन से, मतलब 2-4 पर्टिकुलर फीचर आप देख लो कि भाई अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो लोग ब्रांड भी देख रहे हैं और पैसा भी देख रहे हैं। मान लो ये 2 फीचर निकल के आए कि अगर हम ब्रांड बढ़िया है, बड़ा ब्रांड, और कपड़ा कमज़ोर, तो भी लोग खरीद रहे हैं, या उल्टा कि छोटा ब्रांड है लेकिन कपड़ा अगर अच्छा है तो बिक रहा है, ठीक है। तो उसने समझ लिया कि भाई बिकता क्या है, ये पता चल गया है। अब एक काम करेगा, अब ये कौन है? ये बिजनेस मॉडल। इनका जो बिजनेस मॉडल है, इसके थ्रू एक चीज होती है B2B और एक होती है B2C। B2B और B2C का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो कस्टमर का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो ये होता है कि आप गए कि भैया लो 10 रुपए हमें नमक दे दो, कोई भी चीज़ ले, तो आप हो गए कस्टमर, वो हो गया दुकान वाला। तो ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर, B2C, ठीक है, डायरेक्टली जो कस्टमर को पहुंचाता है, जो दुकानदार डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है। और ये हो गया B2B, मतलब कि बड़े मार्केट से दुकान पे ही जाएगा, ये डायरेक्टली कस्टमर से लेना देना नहीं है, ये थोक विक्रेता हैं, ये जाते हैं और दुकानों पर माल पहुंचाते हैं। समझ गए? तो ये 2 तरीके के, तो अमेजॉन वगैरह को ये है अलाउड, ये तो अलाउड ही नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी ये करते हैं। इसको कैसे करते हैं? ये क्या करेंगे, अपना ही एक ब्रांड खोलेंगे, ठीक है, भारतीय ब्रांड होगा ये, भारतीय,
भारत में अपना ही एक भारतीय ब्रांड होगा, लेकिन इसके पीछे पूरी बैकिंग किसकी होगी? अमेजॉन की होगी। अब पैसा सारा अमेजॉन का लगा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लगा है, ठीक है, हमें किसी को नहीं पता है, लेकिन अमेजॉन को पता है कि बिक क्या रहा है मार्केट में, तो वो उसी चीज की, मान लो कपड़े की, उसने एक अपना खुद का ब्रांड बना लिया, ठीक है। अब अपना जो खुद का ब्रांड बनाया उसमें उसने वो सारे फीचर डाले, उसने कहा कि ठीक है लोगों को कपड़ा चाहिए तो अच्छा कपड़ा देंगे, ठीक है, कपड़ा भी अच्छा देंगे, और हम क्या करेंगे कि पैसे इसको बहुत कम रखेंगे, पैसे बहुत कम रखेंगे, क्योंकि पैसा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। कपड़ा एवरेज रखेंगे, मान लीजिए एवरेज रखेंगे, और उसके बाद पैसा हम बहुत कम रखेंगे, और अपने ब्रांड को ही सबसे, जब भी आप कोई भी सर्च करोगे कि मुझे जीन्स चाहिए, तो आपने जीन्स की कैटेगरी सर्च की, सबसे ऊपर जो दिखेगा वो क्या है? अमेजॉन के ही जो 2-4 ब्रांड हैं वही सबसे ऊपर आके दिखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इग्नोर करोगे, दो नहीं, आप अगर उस नेचर के हो कि नहीं अपने को तो यही ब्रांड पहनना है, तब तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड पे जाओगे। लेकिन आप ये हो कि कुछ भी अच्छा मिल जाए हम पहन लेते हैं, तो फिर आप उस पर जरूर जाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर हर बार सर्च पे आपको वही दिखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इनके प्लेटफॉर्म पे आया तो है बेचने के लिए, लेकिन उसका सर्च करने पे आ नहीं रहा है कहीं भी। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा मेथड अपनाया है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, मतलब आप कह सकते हो कि ये सब क्या है, कौन ऊपर दिखता है? एल्गोरिदम है ये सब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि ऊपर इनका ही वाला मॉडल दिखेगा, ठीक है, वही ब्रांड दिखेगा, ताकि आप उसी को ज्यादा खरीदो। तो ये एक फ्रॉड है जिस पर कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जरूरत है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे जॉब मार्केट को खराब कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक आ रहा है। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ग्रोथ है वो जरूरी है भारत की, लेकिन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोग हैं जो लीड कर रहे हैं और बाकी सब उन पर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज थी इस आर्टिकल के तहत। आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि पोलियो का एक बड़ा केस मिला है, क्या मेघालय में मिला है, जो कह रहे हैं कि वैक्सीन डिराइव्ड है। वैक्सीन डिराइव्ड, और ये होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। कि देखो, आपको पता है कि पोलियो जो भारत में है वो 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। WHO ने 2014 में इसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। किसको? भारत को, ठीक है। भारत से पोलियो खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि 2011 के बाद कोई केस नहीं आया था, 2011 से कोई केस नहीं था, तो इसकी वजह से 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो अभी जो केस मिला है इसका क्या मामला है? अभी जो केस मिला है इसको आप समझिए। दो चीजें होती हैं, एक होती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो जो है इसको ना हो पोलियो, उसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। एक होती है OPV और एक होती है IPV। OPV और IPV में क्या अंतर है? OPV IPV में ये अंतर है कि ये है ओरल का मतलब 2 बूंद जिंदगी की, वो जो पिलाई जाती है बच्चे को, ठीक है, वो वाली। और IPV का मतलब है इंजेक्टेबल, इंजेक्शन से दी जाती है, ठीक है। तो ये कैसी है? ये इंजेक्शन से दी जाने वाली है, इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल। और ये है जो ये ओरल है, ओरल, ठीक है, ओरल है, ओरल। और ओरल होने की वजह से ये क्या है? बच्चे को पिलाई जाती है। अब इसमें समझिएगा, इसमें क्या है कि इसमें जो वैक्सीन बनाई गई है, तो वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया गया है? इसमें जो वायरस का ही इस्तेमाल किया गया है, जो पोलियो का वायरस है, उस वायरस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कैसे किया गया है? उसको कमजोर किया गया पहले, ठीक है, कमजोर किया गया इस कमजोर वायरस को। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये जीवित है, जीवित है, ये वायरस जीवित है, एटेन्यूएटेड भी बोलते हैं इसको, ये जीवित है। और जीवित होने के बाद ये कमजोर है, कमजोर करके इसको वायरस को का इस्तेमाल किया है। और जब ये बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा? एंटीजन का काम करेगा, है ना। बॉडी में बॉडी पहचान करेगी कि अच्छा ये आया है, तो इसके लिए क्या है कि प्रतिरक्षा प्रणाली बनाएगी। तो मतलब इस वायरस की ही मदद से हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी इम्यूनिटी बनाता है फिर इससे, ठीक है। इससे हमारी इम्यूनिटी बन जाती है, मतलब बॉडी पहचान लेती है कि ये वो वायरस है, इसको मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, ठीक है। तो बॉडी इसको मार देती है, ठीक। तो इस तरीके से हमें पोलियो नहीं हुआ करता। OPV, इसलिए ये पिलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर क्या है कि यहां पर भी वायरस का ही इस्तेमाल किया गया है, यहां पर भी वायरस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो वायरस है उसको मारा गया है, पहले किल करके उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहां पे वायरस जीवित नहीं है, यहां पर वायरस जीवित है लेकिन कमजोर है, कमजोर है, यहां पर मरा हुआ है। तो इसलिए ये क्या है? खतरे से बाहर है, यहां पर खतरा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन यहां पर एक बार कई बार ये केसेस देखे गए हैं कि ये जब ऐसी बॉडी में चला जाता है, भले ये कमजोर करके डाला गया लेकिन बॉडी बहुत वीक है, किसी कमजोर बॉडी में चला गया, वीक बॉडी में, ठीक है, वीक बॉडी में अगर गया तो ये क्या कर देता है, ये म्यूटेट कर लेता है, ठीक है, अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, बदल लेता है, म्यूटेट। और जब ये म्यूटेट करेगा तो म्यूटेट करने के बाद ये क्या बना लेगा, ये उस बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। अब आप समझिए, बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया म्यूटेट करके। अब आप समझिए कि इस व्यक्ति को, जो कमजोर बॉडी थी, कमजोर बॉडी वाला जो व्यक्ति था, इसके ये वायरस के कांटेक्ट में नहीं आया था, ये बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही आपने ओपीवी पिलाई उस बच्चे को, है ना, ये 2 बूंद जैसे ही गई अंदर, तो इसकी जो बॉडी थी वो रिएक्ट नहीं कर पाई और इसकी वजह से इसको पोलियो हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है, ठीक है, वैक्सीन डेराइव्ड है। तो ये जो पोलियो हुआ है ये कैसा है, वैक्सीन डेराइव्ड है, वैक्सीन से हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो वही एक केस है जो आपका इसमें जो मेघालय में पाया गया है, ठीक है। तो मेघालय वाला केस आपको समझ में आया। तो ये है मामला पूरा। तो इस चीज को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन है जो हमारे स्टैटिक पोर्शन से पूछा जा सकता है, आईपीवी ओपीवी में जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे ये देखिए, बांग्लादेश ने आरोप लगाया हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में, बांग्लादेश ने आरोप लगाया। आपको पता ही है बांग्लादेश की स्थिति क्या है अभी। बांग्लादेश में इस वक्त तख्ता पलट हुआ है और इस वक्त मोहम्मद यूनुस करके हैं, वो वहाँ पर अभी एंटरिम पीएम के पद पर हैं और वो भारत विरोधी नेचर के हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि ये जो अभी बाढ़ आ गई है वहाँ पर, उसके पीछे भारत का हाथ है, भारत ने ही वो बाढ़ लाई है। कैसे लाई है, कई बार ऐसे लोग कह देते हैं, है ना। पाकिस्तान ने अभी कहा था कि जो इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो उसके पीछे भारत का हाथ है कि इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा, उसके पीछे इन्होंने रीज़न दिया कि देखो कि एक बांध है, डंबूर बांध, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डैम है, हाँ ये डंबूर, ठीक है। तो डंबूर डैम है जो कि गुमटी नदी पर है। तो बस 2 ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि डंबूर बांध, ठीक है। डंबूर बांध है जो, ये किस पर है, गुमटी नदी पर, गुमटी, ठीक है, गुमटी नदी पर है, गुमटी नदी पर डंबूर बांध है। वो बांध है जो उसमें से उसको खोल दिया गया है ताकि पानी है जो वो फ्लो हो जाए। और ये बांध है जो ये त्रिपुरा में है, ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में डंबूर बांध गुमटी नदी पर है, जिसके गेट्स खोल दिए गए ताकि बाढ़ है जो बांग्लादेश में आ जाए, ऐसा कहा गया। तो हमारे जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने इसको क्लैरिफिकेशन दिया। देखो प्री के लेवल की खबर है और यहाँ पर आ सकता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, डंबूर बांध गुमटी नदी पर। और ये तो देखिए इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बांध है ये इस पर क्या बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है कि सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सेंसर, ठीक है। और जब भी पानी का स्तर उस स्तर के ऊपर चला जाता है तो सेंसर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है। और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि अपने आप बाढ़ आ जाती है, फ्लो है जो वो बढ़ जाता है और मतलब पानी को वो गेट खुल जाते हैं और पानी आगे बह जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। जब भी वो स्तर क्रॉस करता है तो ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो नदी है इसका बहाव अगर आप देखेंगे, देखो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं बांग्लादेश की लोकेशन तो आप समझते ही है ना। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये त्रिपुरा हो गया इधर, ठीक है, ये भारत इधर हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये बांग्लादेश का हो गया। तो ये है ना, इधर आप समझ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बांग्लादेश वाला हो गया, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। तो ये गंगा रिवर सिस्टम है। तो गंगा वाला जो चैनल है वो इसमें ही, बांग्लादेश में ही आकर के फिर गिरता है। तो आपको पता होगा ना कि गंगा रिवर सिस्टम में अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि गंगा की जितनी भी नदियां हैं छोटी छोटी, आपको टोटल अगर नदियों की बात बताऊं तो ऐसी नदियां जो भारत और बांग्लादेश में तो 54 है, ऐसी 54 है ना, इनको ट्रांसबॉर्डर नदियां कहते हैं। और 54 ऐसी नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेजर सिस्टम है गंगा वाला और इधर से ब्रह्मपुत्र वाला,
ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाली जो ऐसे करके ऐसे आती है और फिर ऐसे चली जाती है इसमें। तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हैं, जैसे कि तीस्ता हो गई एक, है ना, तीस्ता का भी अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सेंसर्स की वजह से हुआ है, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो देखिए प्री की खबर हो गई, लेकिन मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहां पर बिजली को लेकर के, ठीक है, बिजली को 2 पॉइंट यहां से निकल के आ रहे हैं। अगर हम इसको मेंस पर्सपेक्टिव से सोचें थोड़ा सा, तो एक पॉइंट आप ऐसे सोचिए कि बिजली को लेकर के जो निर्भरता है, निर्भरता, डिपेंडेंसी, ठीक है, उसको कम करने की बात बांग्लादेश कह रहा है कि अभी इस वक्त किसके पास, भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको कम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, एक खालीपन दिख रहा है, और खालीपन है जो वो कौन पूरा कर सकता है। यहाँ पर स्थितियां जैसी चल रही हैं बांग्लादेश में, वह उसके हिसाब से खालीपन को पूर्ति कौन करेगा, यहाँ पर पूर्ति कौन करेगा, यहाँ पर पूर्ति कर सकता है आपका चीन, और चीन जो है वो भारत के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है इस जगह पर। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरी चीज कि हमारे पड़ोस में क्या, एंटी इंडिया सेंटीमेंट का जगना, ये बहुत ज्यादा तेजी से होता जा रहा है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट, भारत विरोधी भावनाएं, ठीक है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। एंटी इंडिया सेंटीमेंट का मतलब भारत विरोधी। आप ऐसे सोचिए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट, आप ऐसे सोचो कि अभी इस वक्त अपने पड़ोसियों के बारे में सोचो आप, नेपाल चाइना की तरफ, ठीक है, श्रीलंका कर्जे में डूबा है चाइना के, पाकिस्तान दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, म्यांमार तख्तापलट, और तख्तापलट में मिलिट्री शासन, भारत डेमोक्रेटिक, तो म्यांमार का सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है, तो वो गया। उसके अलावा बांग्लादेश तख्तापलट देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ भारत के, और अफगानिस्तान को लीजिए तो अफगानिस्तान को में तालिबान का रूल, ठीक है। तो आप ये बात देखिए कि हमारे जो मतलब जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके साथ अगर भारत की हम क्लोजनेस देखें तो इस वक्त दूर होती हुई नजर आ रही है। तो भूटान इकलौता आपको दिखेगा कि जिसके साथ अच्छे संबंध हैं भारत के, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर मैनेज करने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एनडीएमए ने कहा है कि हम 189 हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स हैं जो उनको प्रिवेंट करेंगे, किससे, डिजास्टर से, है ना, आपदा प्रबंधन को लेकर के है। आपदा किस तरह की है, तो किस तरह के डिजास्टर की बात कर रहे हैं और ग्लेशियल लेक्स को बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने एक चीज समझी होगी, GLOF क्या होता है। ये GLOF का मतलब है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, ठीक है। ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड क्या है, आप बस इसको समझ लीजिए कि शब्द का मतलब क्या है। देखो ये है पहाड़, काहे के पहाड़ हैं, ये बर्फ के पहाड़ हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं। और ये क्या है कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है, वैश्विक तापन की वजह से यहाँ पर ये पिघल रहे हैं तेजी से। और क्योंकि ये पिघल रहे हैं तो पिघलते हैं तो उसके बाद एक नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटना है, जिसके तहत आप देखते हैं कि यहाँ पर नीचे क्या है, एक डिप्रेशन, गड्ढे जैसा बन जाता है, ठीक है। आप ऐसे मानिए गड्ढे जैसा बन गया, और ये एक झील के समान बन जाता है। ये जो पत्थर है अपने साथ पिघलती हैं, और बर्फ के साथ साथ जो पानी बह के आ रहा है, उस पानी में जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, वो भी आते हैं साथ साथ बह के, और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो गए। अब ये इकट्ठे हो गए तो ये अपने आप में किसका काम कर रहे हैं, एक बांध जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पर पानी बढ़ता जाएगा, तो ये झील बन गई, ठीक है, ये एक बांध बन गया और ये एक बीच में झील बन गई। और ये जो झील है, जब इसमें ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी, और ज़्यादा तेजी से पानी पिघलेगा और ज़्यादा आएगा, तो इसकी इतनी ज़्यादा क्षमता है नहीं इस बांध की कि ये इसको रोक पाए, तो ये टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो एकदम से बहुत तेजी से पानी बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, और यहाँ पर जो भी मतलब जान माल की हानि होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्पेशली अगर हम सिक्किम वगैरह की बात करें तो वहाँ पर ही, सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, इन जगहों पर ये काफ़ी घटनाएं हैं जो वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इसके तहत एनडीएमए ने कहा है अभी, एनडीएमए ने कहा है कि इस तरह की जो आपदा है, ठीक है, इस आपदा को रोकने के लिए 189 हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स हैं जो टोटल, उनको क्या करेंगे, उनकी निगरानी करी जाएगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, और उनके नीचे क्या क्या हो सकता, मतलब बचाने की बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि नीचे यहाँ पर कोई गांव है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये देखो रिस्क पे है, आप इसको खाली कर लीजिए, विस्थापित करा जाएगा, इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो मेनली क्या है इस पूरी खबर में, आपको इतना पता होना चाहिए कि GLOF क्या होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं, है ना, GLOF क्या होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आईआर वाले पोर्शन में देखते हैं कि यूरो पुश। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पॉलिसी शिफ्ट के बारे में यहाँ पर है कि पॉलिसी शिफ्ट क्या कि भारत है जो वो किससे मिलने गया है। भारत है जो मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन गए हैं और यूक्रेन में एक खबर आ रही थी कि जैसे ये इनसे मिले तो भावुक हो गए। ठीक है, जेलेंस्की भावुक हो गए। समझिए खैर इस बात को। देखो अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री रूस से मिले, ठीक है, रूस से मिले और अब यूक्रेन जेलेंस्की से मिले हैं। तो रूस से मिले उस वक्त जो आप ये बात समझते ही हैं कि रूस का एक बहुत बड़ा दुश्मन है यूएस। ठीक है, तो जब भारत और रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, रूस है जो वो भारत का अच्छा मित्र है। आप कह सकते हैं कि ये अच्छे मित्र हैं और इनके साथ जब ये मिले, जब पूरे में सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने, रूस के अगेंस्ट पूरे में सैंक्शन लगा दिए थे, तब उस वक्त भारत उनके साथ खड़ा था, है ना, और भारत उनके साथ हमेशा खड़ा भी है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा नाराज हो गए थे, तो यूएस और उनके जो साथी हैं वो नाराज चल रहे थे, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए अभी यूक्रेन विजिट हो गई है। ठीक है, यूक्रेन विजिट हो गई है और ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है। ठीक है, एक बड़ा शिफ्ट है जो एक बड़ा मैसेज भी यहाँ पर दे रहा है। और मैसेज क्या है कि मैसेज ये समझ में आ रहा है यहाँ से, जो एक बड़ा मैसेज आ रहा है वो ये है कि हम भारत है जो वो अपने राष्ट्रहित में काम करता है, राष्ट्रहित में। ठीक है, राष्ट्रहित, भारत राष्ट्रहित में काम करता है और नेशनल इंटरेस्ट में भारत को जो करना पड़ेगा वो करेगा। ठीक है, भारत राष्ट्रहित में उनको जो करना पड़ेगा वो करेगा। ठीक है, तो हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमें क्या कदम उठाने हैं। कि हम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं रशिया के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया के दबाव में रहेंगे, रशिया हमें लीड करेगा। ठीक है, रशिया हमें लीड करेगा, हम वैसा करेंगे। हम किसी एक पार्टी की तरफ हैं ही नहीं, हम तो दोनों की तरफ है ना। और युद्ध जैसी चीज को भारत बढ़ावा कभी देता नहीं है। तो राष्ट्र हित में हमें जो सही कदम लगेंगे वो हम उठाएंगे, सही कदम। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है सामरिक स्वायत्तता, है ना, इस चीज को सामरिक स्वायत्तता। सामरिक स्वायत्तता तो ध्यान में रखेंगे। सामरिक स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ कि भारत को कोई लीड नहीं कर सकता, भारत को राष्ट्रहित के लिए जो कदम उठाना है वो उठाएगा। और इस वक्त यहाँ पर ये एक बड़ा मैसेज है, एक देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक बैलेंसिंग, ये चीज़ कि पहले भाई हम रूस से मिले और अब हम यूक्रेन से मिल रहे हैं, और यूक्रेन और रूस क्या है, ये आपस में युद्ध में है, शामिल हैं। ठीक है, यूक्रेन 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, 2 साल से रशिया के साथ युद्ध में शामिल है। अब ये इसके साथ युद्ध में शामिल है, उसके बाद भी भारत इससे भी मिल रहा है और उससे भी मिल रहा है, तो यानी कि हम इसको एक बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे, बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंसिंग कृत्य है। ठीक है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट माना जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप। इवन यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई भारत के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है, रुख में बदलाव, रुख में बदलाव क्या है इसका मतलब, रुख में बदलाव का मतलब हुआ कि एक्सपेंशन जैसी चीजें हैं जो वो देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि सहभागिता रणनीति है जो भारत की, वो बढ़ा रहा है भारत। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि व्यापक सहभागिता रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है। ठीक है, व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, सहभागिता का मतलब हुआ एंगेजमेंट, और रणनीति का मतलब स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो एंगेजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूएस से ही दोस्ती रखेंगे, नहीं, हम रशिया से भी रख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रशिया से रखेंगे, हम यूक्रेन से भी रख लेंगे। हमारा चाइना के साथ भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेड इस वक्त चाइना से ही हो रहा है। तो यूएस, भाई रशिया की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि रशिया और चाइना दोस्त नहीं है, रशिया भारत का दोस्त है, भारत, ठीक है, भारत का अच्छा दोस्त है, और चाइना है वो भारत का अच्छा दुश्मन है। लेकिन उसके बाद भी रशिया चाइना एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करते हैं कि यूएस या उसके एलाई जो देश हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती रखते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बैलेंसिंग एक्ट है, जिससे कि क्या है कि ना हम इन पर डिपेंडेंट है ना इन पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना को भी तो बैलेंस रखना है भाई। चाइना का अगर प्रेशर में रशिया हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमें ऐसे दोस्त भी तो चाहिए जो इनके दुश्मन हो।
ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं आप कि IR में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें ये चीज होती है और इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि व्यापक स्तर पर सहभागिता को बढ़ाया जा रहा है, सहभागिता बढ़ी हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ सहभागिता बढ़ती हुई दिख रही है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, के साथ सहभागिता बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि आर्थिक और द्विपक्षीय प्रेरणा, आर्थिक संबंध का मतलब क्या हुआ? पहले देखो, यूक्रेन अगर युद्ध से जस्ट पहले की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 3.95 था, आप $4 बिलियन लिख लो। $4 बिलियन के आसपास हम इनके साथ व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार किसके साथ? यूक्रेन के साथ। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारा जो व्यापार है वो 0.7 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए हमें आर्थिक स्तर पर भी आप ये कह सकते हैं कि बढ़ावा देने की, इस चीज को बढ़ावा देने की जरूरत है, व्यापार को ठीक करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा संबंधी समझौते, कृषि से संबंधी, है ना, वीट वगैरह है जो, उसको लेकर के, जो गेहूं है उसका बहुत बड़ा निर्यातक देश है यूक्रेन। ठीक है, तो कृषि को लेकर के या युद्ध के बाद जो उनको जो संबंध हमें स्थापित करने हैं उस चीज को लेकर के यहाँ पर चर्चा जो है वो हुई है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में जो चीज आ रही होगी वो यही है कि सर रशिया के साथ हमारे संबंधों को क्या असर पड़ेगा? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि रशिया के साथ हमारे कोई संबंध खराब नहीं हो रहे हैं। ये इस चीज को क्या आप कह सकते हैं कि कूटनीति की बहुमुखी प्रकृति। ठीक है, कूटनीति की, एक शब्द याद रखें, कूटनीति की बहुमुखी प्रकृति। ठीक है भाई, यही डिप्लोमेसी है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुमुखी है ये, है ना। डिप्लोमेसी में हमें सबका साथ लेकर के ही साथ में चलना होता है। और भारत का स्टैंड कैसा है? बैलेंसिंग है। भारत का स्टैंड कैसा है? एक बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें कि आप ये बात समझ रहे हैं, भारत सबको साथ लेकर के यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पोलियो उन्मूलन के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, इस पर आप 150 शब्दों में लिखिए। और भारत में ई-कॉमर्स के विकास से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करें, इसको भी 150 शब्दों में आप लिखिए। ठीक है, और लिख करके आप इस कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, मेरा चैनल है। ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप एक ग्रुप है जिसमें आप सिर्फ एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं। और ये है ओम द्विवेदी 007, ये मेरा पर्सनल ID हुआ जिस पर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इस PDF को अगर आपको चाहिए तो ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर मैं PDF शेयर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।